Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Yes, hello friends, welcome back. So, as you might have got to know from the screen itself that today we are going to discuss the amendments in CA Inter law which is applicable for May 2021 examination. So this is CA Mohit and without wasting time, we will quickly start our today's session. So first of all, I would like to congratulate all of you because the amendments which are applicable for May 2021 are really less in number. So might be in around 40-45 minutes we'll finish it off with the amendments in CA Inter law. जैसे मैं हमेशा अपने बैच में बताता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट्स हमारे मई 21 के एग्जाम के लिए लागू है वो कहाँ से आते हैं, तो 6 महीने पुराने सारे अमेंडमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए लागू हो जाते हैं. तो इफ आई से दैट फ्रॉम 1st of May 2020 to 31st of October 2020 इस पीरियड के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स आपके मई 2021 एग्जामिनेशन के लिए लागू है. तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट 1st of May 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 और जो स्टूडेंट्स नवंबर 2021 में एग्जाम देने वाले हैं सर उनके अमेंडमेंट बैच का क्या, तो उनके अमेंडमेंट जो होंगे वो 1st of November 2020 टू 30th of April 2021 इसके लागू है. इस पीरियड के अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर सकता बिकॉज अभी अप्रैल चालू है, तो 30 अमेंडमेंट्स नवंबर 2021 में लागू हो जाएंगे. तो नवंबर में अलग से अमेंडमेंट्स वाले तो वो एक लेक्चर आप देख लेना, साथ साथ मई 21 के अमेंडमेंट्स भी नवंबर वाले देखेंगे बिकॉज उनको ये लागू है. सेम मई 21 के लिए नवंबर 2020 का जो अमेंडमेंट लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो अलॉन्ग विद द 2021. तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप नवंबर 2020 की जो अमेंडमेंट बैच या फिर जो लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको एक बार देखिए फिर शिफ्ट हो जाएगी इस लेक्चर पे. ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के अमेंडमेंट बैच को. तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो अमेंडमेंट बैच है उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अमेंडमेंट जो हुए हैं वो रूल्स में हुए हैं ना कि आपके सेक्शंस में. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड रूल्स. तो मैंने आपको बताया था बैच में भी कि सेक्शन जो होते हैं वो आपके एक्ट से आते हैं, हालांकि रूल्स भी आपके एक्ट के ही पार्ट होते हैं लेकिन रूल्स में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, रूल्स को बदलने की पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और सेक्शन को बदलने के लिए एज वी हैव सीन इन द बैच इटसेल्फ, जब सेक्शन को बदलना है तो हमको पार्लियामेंट में उसको पास करके उस अमेंडमेंट को पास करके फिर एक्ट में बदलाव करने पड़ते हैं. रूल्स को बदलने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. तो आज जो अमेंडमेंट सीखने वाले हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम लोग इन रूल्स में जो चेंज हुए हैं उसको देखने वाले हैं. एज यू ऑल नो दैट वी हैव गोइंग टू डिस्कस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेरियस चैप्टर्स इन द CA Inter लॉ सिलेबस. उसमें हमारे कंपनीज एक्ट में 10 चैप्टर है, उसके बाद हमारे पास 4 एक्ट है. एक्चुअली उसमें 2 ही एक्ट हमको देखिए, बाकी जो एक्ट है वो एंसिलरी एक्ट है. इसमें पहला एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो कोई एक्ट नहीं है, और चौथा है जनरल क्लॉजेस एक्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेस एक्ट में अमेंडमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इस अटेम्प्ट के लिए कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. तो देखा जाए तो ये चारों एक्ट में, चारों चैप्टर्स में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. जो भी अमेंडमेंट्स आज देखेंगे वो कंपनीज एक्ट में देखेंगे. सर 10 के 10 चैप्टर में अमेंडमेंट है क्या? जी नहीं, 10 के 10 चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं है. मैं पढ़ाते जाऊंगा कि कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स है और कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स नहीं है. ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस अगेन. चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी और चैप्टर नंबर 2 है आपका
इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इन दो चैप्टर्स में आपके कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। डायरेक्टली हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3 जो आपका है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। चैप्टर नंबर 3 में कुछ अमेंडमेंट है, उसको देख लेते हैं। हाँ, और एक बात, जो अमेंडमेंट नोट्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, उस अमेंडमेंट नोट्स का लिंक या फिर वो अमेंडमेंट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिस किसी के पास भी नोट्स नहीं है वो जाके उस चैनल से उठा सकते हैं। एक बार प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। उससे आपका प्रिपरेशन या फिर इस लेक्चर को देखने के टाइम पे आपको थोड़ी आसानी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज सीए मोहित प्रजापति। चलो, तो पहला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3 जो प्रोस्पेक्टस का है। उसमें से भी मैंने आपको बताया जैसे प्रोस्पेक्टस के रूल्स में कुछ बदलाव आए हैं। उसमें से रूल है रूल नंबर 14। अब ये रूल 14(1) किसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है ना, मैंने क्लास में आपको समझाया था। रूल 14 जो है वो बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी होती है वो दो प्रकार से अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। एक है पब्लिक इशू, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक इशू कौन लेके आ सकता है, पब्लिक कंपनी लेके आ सकती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों में लेके आ सकती है। तो पब्लिक कंपनी देखा जाए तो दो प्रकार से अपने सिक्योरिटीज को इशू करती है। पहला है कौन सा बोलो, यस, पब्लिक ऑफर, और दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट कंपनी ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है। तो दो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दोनों ने इस अमेंडमेंट को देखना है। देखो अमेंडमेंट क्या है, पहले पढ़ते हैं। रूल नंबर 14(1) आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। मतलब रूल नंबर 14(1) में 3 प्रोवाइजोज है, उन 3 प्रोवाइजोज के बाद एक एडिशनल प्रोवाइजो हमने ऐड करना है। अब क्या है ये प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अब ये प्रोवाइजो है इसलिए प्रोवाइडेड से चालू हो रहा है। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी टू QIBs, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट से कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर वो QIBs को कुछ सिक्योरिटीज इशू कर रही है, कैसे, प्राइवेट प्लेसमेंट से, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासेस द प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ ईयर। तो क्या बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है और प्राइवेट प्लेसमेंट से QIBs, व्हाट इज QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं। जैसे आपको पता है इन्वेस्टर्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है कौन सा, बड़ा इन्वेस्टर। तो बड़ा इन्वेस्टर कौन सा, तो जैसे SBI हो गया या फिर LIC हो गया, ये सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। तो अगर कंपनी इन लोगों को कुछ सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी की बात किया है, एनी सिक्योरिटी कंपनी इशू कर रही है, किसको, QIBs को इशू कर रही है बाय वे ऑफ व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अगर मान लो कुछ कंपनी QIBs को कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी अगर इशू कर रही है, तो कंपनी ने करना क्या है, कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब हमने देखा था कि कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है या फिर जो कुछ भी इशू हो रहा है उसके लिए आपको प्रायरली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन यहां पे एक बात एडिशनल बोली है कि अगर मान लेते हैं कंपनी एक साल में एक रेजोल्यूशन पास करके उससे QIBs को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो उस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। फर्ज करते हैं 1/1/2020 को कंपनी ने एक जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और इसमें यह पाया गया कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करके QIBs को कुछ सिक्योरिटी इशू कर रही है, इशू सिक्योरिटी इसको QIBs को, समझ रहे हो। तो एक ही रेजोल्यूशन पास करके कंपनी 31 दिसंबर 2020 तक सिक्योरिटीज उस QIBs को इशू कर सकती है। मान लेते हैं 30 जून 2020 को कंपनी अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, किसको, QIBs को, और कुछ सिक्योरिटी इशू करना चाहती है। तो इस टाइम पे कंपनी को अगेन जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। कंपनी इसी रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके कंपनी क्या कर सकती है, सॉरी, कंपनी इसी रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके यहां पर भी क्या कर सकती है, वो सिक्योरिटी इशू कर सकती है। अनदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी देखते हैं रूल्स एक्चुअली जाके कि कैसे कैसे बदलाव हुए हैं रूल्स में। दिखा है यहाँ पे है आपका रूल नंबर 14(1) जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे रूल नंबर 14(1) जो हम बात कर रहे थे ना, इसकी बात कर रहे थे। तो रूल नंबर 14(1) उसमें फर्स्ट प्रोवाइजो ये हो गया, सेकेंड प्रोवाइजो ये हो गया, थर्ड प्रोवाइजो। और बात क्या है थर्ड प्रोवाइजो के नीचे, ये जो नया अमेंडमेंट वाला प्रोवाइजो आया वही देखो, पढ़ो वही है क्या, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एन ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIBs, it shall be sufficient if the company passes a previous resolution, special resolution
ओनली वंस इन अ ईयर फॉर ऑल द अलॉटमेंट टू सच बायर ड्यूरिंग द ईयर। सच बायर्स मतलब कौन, क्यूआईबीज की बात की है। रीडिंग माय पॉइंट। अब उससे मिलता जुलता आपको थर्ड प्रोवाइजो भी मिलेगा। देखो थर्ड प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एनी ऑफर और इन्विटेशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वेयर द प्रपोज अमाउंट टू बी रेज थ्रू द सच ऑफर और इन्विटेशन exceed the limit specified in subclause C of subsection 1 of 180, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year। तो थर्ड प्रोवाइजर में बोला है कि कर रही है एनसीडी नॉन, बस एक ही कंपनी एक इतने मर्जी चाहे एक साल तक वो सिक्योरिटी इशू कर सकता। लेकिन थर्ड प्रोवाइजर में बस स्पेसिफिकली बात किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। यहां पे आपको किसी सिक्योरिटी की बात नहीं किया है। अगर कंपनी एनसीडी इशू करना चाहती है, किसी इशू करना चाहती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो एक उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और पूरे उसको यूज करना है। लेकिन यहां पे जो नया वाला आपका प्रोवाइजो ऐड हुआ है, यहां पे बोला है ऑफ एनी सिक्योरिटी। तो कंपनी कोई भी सिक्योरिटी, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो क्यूआईबीज को होना चाहिए, जो थर्ड प्रोवाइजो में नहीं था। किसी को तो, लेकिन बस एनसीडी करो। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या मोटा मोटी बात कर ले टू सम अप विद द फर्स्ट आपका अमेंडमेंट, कि अगर मान लो कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, क्यूआईबीज को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो एक साल में वंस इन अ ईयर एक रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो क्या होगा, पूरे होल ईयर के लिए वैलिड रहेगा। कंपनी नीड नॉट टू पास ए further resolution at the time the company come up with the second issue in private placement of any security through private placement to the QIBs। क्लियर है मेरी बात, समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगा आपका शेयर कैपिटल रूल, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, उसमें अमेंडमेंट है। उसमें भी देखो रूल्स में अमेंडमेंट है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। नेक्स्ट अमेंडमेंट पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 सब रूल 4 स्वेट इक्विटी शेयर इन द सेकंड प्रोवाइजो फॉर द वर्ड 5 years 10 years शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो रूल 8(4) में स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बात किया है। सेकंड प्रोवाइजो के 5 साल के वर्ड को हटा के 10 साल कर दो। अब कौन सा रूल है, तो ये जो रूल बात कर रहा है स्टार्टअप कंपनी के बारे में, ठीक है। व्हाट इज स्टार्टअप कंपनी, पढ़ते हैं। नंबर 8 में जाएंगे, किसके, शेयर कैपिटल के। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेके आया हुआ है आपके लिए रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, रूल नंबर 8 ये रहा आपके सामने, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। उस रूल नंबर 8 के कौन से बोला है, रूल नंबर 8(4), तो ये रहा आपका फर्स्ट रूल, सॉरी सब रूल आ गया, और ये सब रूल 4। तो सब रूल 4 में क्या लिखा देखो, इशू स्वेट इक्विटी शेयर for more than 15% of the existing paid up share capital in the year or shares of the issue of the face value of rupees 5 crore whichever is higher। तो सब रूल ये बोलता है कि कंपनी कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर और शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 crore whichever is higher, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, वो कंपनी अपने 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और रुपीज 5 करोड़ का इशू प्राइस बोल रहे हैं, विचएवर इज हायर, से ज्यादा कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था। अब बात करते हैं, ये तो मेन प्रोविजन, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बस हमने रूल 4 देख लिया कि रूल 4 क्या है। अब रूल 4 का फर्स्ट प्रोवाइजो है, हमको सेकंड प्रोवाइजो में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी स्टार्टअप कंपनी एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन। अब स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया, तो इनका डेफिनेशन दिया हमको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उसको कॉमनली हम बोलते हैं DPIIT। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन दिया है, और उसके डेफिनेशन में ये लिखा है कि कोई भी नई कंपनी, कोई भी हम लोग खोलते हैं, कोई नया बिजनेस खोलते हैं, तो वो 5 years तक क्या रहेगा, स्टार्टअप रहेगा। तो 5 सालों तक वो स्टार्टअप रहेगा। कोई भी कंपनी नहीं खोल रहा हो तो वो 5 साल के लिए स्टार्टअप माना जाएगा। लेकिन उनके ही डेफिनेशन में चेंज हुआ है, ये 5 साल हटा के 10 साल कर दिया है। कितना कर दिया, सॉरी
ये 10 साल कर दिया। मतलब आज के दिन पे कोई भी नई कंपनी है वो 10 साल के लिए स्टार्टअप रह सकती है। तो उसके कॉन्सिक्वेंटली यहां पे चेंज हुआ है, ये बोलते हैं दैट अगर कोई स्टार्टअप कंपनी वो मे इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग द 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल अप टू 10 ईयर्स। पहले यहाँ पे 5 ईयर्स हुआ करता था, 10 ईयर्स फ्रॉम द रेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तो जो भी कंपनी, यहाँ पे देखो रूल 4 में क्या बताया है कि कोई भी कंपनी हो वो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज के लिए एक नया रूल है कि वो 50% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे बात देखने लायक है कि उन्होंने टोटल पेड अप कैपिटल बोला, यहाँ पे टोटल इक्विटी कैपिटल नहीं बोला है। तो टोटल शेयर कैपिटल इक्विटी कैपिटल में क्या फर्क होता है? यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर लेंगे, टोटल शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी अगर यहाँ पे 15% की जगह पे 50% कर सकती है। लेकिन ये कितने सालों तक? 10 सालों तक ये रूल लागू है। 11th ईयर से कंपनी को वापस से ये वाली प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब एक साल में कंपनी कितना कर सकती है? 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल तक के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। कौन सी कंपनी? एक स्टार्टअप कंपनी। तो एमसीक्यू के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि एमसीक्यू में लिखा जाएगा कि कितने सालों तक कंपनी 50% इशू कर सकती है, या कितने सालों तक कंपनी कितना प्रतिशत इशू कर सकती है। तो एक स्टार्टअप कंपनी 50% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल की बात है, टोटल पेड अप कैपिटल कर सकती है। क्लियर है? ये आ गया आपका सेकंड अमेंडमेंट। नेक्स्ट है रूल 18(7)(b), डिबेंचर्स फॉर सब क्लॉज 5 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये तो हो गया स्वेट इक्विटी के बारे में। अमेंडमेंट नंबर 2, अमेंडमेंट नंबर 3, टोटलिंग में 3 नंबर का अमेंडमेंट, ये बात कर रहा है आपके डीआरआर और डीआरआई। व्हाट इज डीआरआर? डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ये डीआरआर और डीआरआई के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे ये बोला है कि रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी में जो 5th नंबर का सब क्लॉज है उस क्लॉज को हटा करके ये क्लॉज डालना है। अब पूरी बातें पढ़ने जाए तो बहुत समय जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए ये वाला चार्ट बना के रखा हुआ है। अब इस चार्ट में क्या लिखा है देखो। मतलब ये चार्ट पूरा का पूरा अमेंडेड नहीं है, उसमें से कुछ बातें जो है अमेंडेड है। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस अमेंडमेंट के ये पूरा का पूरा चार्ट आपने याद रखना है। मार्क दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे पता है कि कौन सी कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है और कौन सी कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ओके, लिस्टेड कंपनी यानी कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, अगर वो में आती है, जैसे मान लो कोई पब्लिक कंपनी है और अगर वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बैंक है, तो उन्होंने किसी प्रकार का क्या नहीं बनाना है, ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई। और डीआरआर कब बनाते हैं? जब मान लो कंपनी ने कुछ और उस डिबेंचर के चलते कंपनी को डीआरआर और डीआरआई बनाने की मैंडेशन है। तो अगर मान लो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो लिस्टेड कंपनी है और वो कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई बैंक है, तो उन्होंने डीआरआर या फिर डीआरआई नहीं बनाना है। अगर मान लो आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आती है, तो उन्होंने भी किसी प्रकार का डीआरआर या डीआरआई नहीं बनाना है। इसको छोड़ के और कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और वो पब्लिक इशू लेके आती है और वो एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उन्होंने डीआरआर नहीं बनाना है, लेकिन उन्होंने 15% का डीआरआई जरूर बनाना है। मतलब जितना भी डिबेंचर है उनके पास उसका 15% का डीआरआई बनाना है। अदर लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने 15% का डीआरआई बनाना है, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट से कुछ डिबेंचर इशू कर रहा है, कंपनी ने की है, तो उनको डीआरआर भी नहीं बनाना है और डीआरआई भी नहीं बनाना है। मोटा मोटी बात कर ले तो आपको, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको डीआरआर बिल्कुल नहीं बनाना है। समझ रहे हो ना? देखो सब जगह पे क्या है, क्रॉस मार्क है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीआरआई बनाने के लिए आपके पास बस 2 ही पॉइंट है। आपकी कंपनी एनबीएफसी है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर आपकी कंपनी अदर लिस्टेड कंपनी में आती है। मतलब ऊपर के छोड़ के, ये छोड़ के, ये छोड़ के और ये छोड़ के। अगर आपकी कंपनी कोई अदर लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने 15% का डीआरआई बनाना है। ठीक है, तो सम अप विथ अगेन बात करेंगे। लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने डीआरआर नहीं बनाना है,
उन्होंने बस डीआरआई बनाना है, वो भी कितना 15%। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए, एक एनबीएफसी होनी चाहिए और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए, और आपकी कंपनी अदर लिस्टेड कंपनी में आती है तो ही आपको बताना है। इसको छोड़ कंपनी को डीआरआर या डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अब अनलिस्टेड कंपनी में क्या आती है, एक पब्लिक कंपनी भी आती है और एक क्या आती है, एक प्राइवेट कंपनी भी आती है। तो अदर कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, देखो ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन अंतर क्या है, ये लिस्टेड है, ये अनलिस्टेड है। तो अगर मान लो आपकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक है जो अनलिस्टेड है, तो उनको तो बनाना ही नहीं है। तो आपकी कंपनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, आपको डीआरआर नहीं, डीआरआई नहीं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीआरआर नहीं, डीआरआई नहीं। रिमेनिंग, अगर आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, जो अनलिस्टेड है, उनको जरूर नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिस्टेड हो तो आपको 15% बनाना है, और अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको डीआरआर बनाना है 10% का और डीआरआई बनाना है 15% का। तो बस ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट और ये है फिफ्थ पॉइंट। तो अगेन हम लोग देखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपकी कंपनी अगर अनलिस्टेड कंपनी है, चाहे वो अनलिस्टेड में प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो आपको डीआरआर और डीआरआई कब बनाना है। देखो यहाँ पे बस एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपकी कंपनी अदर अनलिस्टेड कंपनी में आती है तो अदर, तो आपको डीआरआर बनाना है 15% का और डीआरआई बनाना है 15% का। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी बनाना है डीआरआर नहीं बनाना है, डीआरआई भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पूरी बैंक है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर मान ले ये कंपनी लिस्टेड है तो आपको 15% का डीआरआर या 15% का डीआरआई बनाना है, अगर आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो। और अगर अनलिस्टेड में आते हो तो आपको डायरेक्टली अदर अनलिस्टेड में आते हो तो आपकी कंपनी 10% या 15% में आएगी। तो ये चार्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपके चैप्टर नंबर 5 से, उसके भी रूल्स में चेंज हुआ है। चैप्टर नंबर 5 का डिपॉजिट का है, तो डिपॉजिट के रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 17 में 5 ईयर्स हटा के 10 ईयर्स। अब बताओ ये किस चीज का होगा, ऊपर हमने देख लिया था, बताओ। वेरी गुड, ये अगेन बात कर रहा है किसकी, स्टार्टअप कंपनी। तो देखते हैं डिपॉजिट में क्या चेंज हुआ है। तो रूल नंबर 2 को देखते हैं डिपॉजिट के। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2 डिपॉजिट का। देखो रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज सी, क्या लिखा है इसमें, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। मतलब क्या बोला है कि डिपॉजिट किसी भी प्रकार के रिसीट ऑफ मनी कंपनी में आ रहे हैं वो डिपॉजिट है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो कुछ 19 आइटम है, उन 19 आइटम को छोड़ के बाकी सारी कंपनी के डिपॉजिट है। और अपना अमेंडमेंट कहां पे हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी पॉइंट नंबर 17 सब क्लॉज 17। तो सब क्लॉज 17 क्या है देखते हैं, उसमें अमेंडमेंट है सब क्लॉज 17। सब क्लॉज 17 यहां पे हुआ है अमेंडमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 17 सब रूल सब क्लॉज 17। एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपी और मोर रिसीव्ड बाय ए स्टार्टअप कंपनी। मतलब स्टार्टअप कंपनी ने अगर 25 लाख या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव किया है बाय वे ऑफ अ कन्वर्टिबल नोट, तो कंपनी ने क्या इशू किया है, कन्वर्टिबल नोट इशू करके 25 लाख या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट इशू किया है। व्हाट इज कन्वर्टिबल नोट, कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर और रीपेएबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यहां पे लिखा है 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन अ सिंगल ट्रांच फॉर्म। तो अगर मान लो कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है और उस स्टार्टअप कंपनी ने इशू का अमाउंट रिसीव किया है, किसने, एक स्टार्टअप कंपनी ने,
by way of a convertible note. Okay, now what is convertible note? The convertible note means convertible into equity shares or repayable within a period not much 10 years from the date of issue in a single tranche from a person. तो वो क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. तो अगेन यहां पे देखेंगे हम लोग, उसको एनालाइज करेंगे. तो अगर मान लेते कोई स्टार्टअप कंपनी है और उस स्टार्टअप कंपनी ने कन्वर्टिबल नोट इशू किए हैं और उस को इशू करके कंपनी ने कितने रुपए उठाए हैं, 25 लाख या फिर उससे ज्यादा, इन ए सिंगल ट्रांच, एक ही ट्रांच में फ्रॉम ए सिंगल पर्सन, एक पर्सन से. तो वो क्या नहीं है, ये सारी बातें क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी, ये डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी. नाउ पॉइंट आता है कि कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स और रीपेएबल. पहले था विद इन 5 ईयर्स, अब 5 ईयर की जगह पे क्या हो गया, 10. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगी. ओके, रीपेएबल विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. इशू के बाद 10 साल के अंदर उसको पे करना है. ये हो गया आपका डिपॉजिट का पहला अमेंडमेंट. नेक्स्ट रूल 3, सब रूल 3 इन सेकंड प्रोवाइजो क्लॉज नंबर 1 फॉर द वर्ड्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. तो अगेन यही वाला अमेंडमेंट है, स्टार्टअप के लिए ही ये आपका अमेंडमेंट दिया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ. अब नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट आ रहा है चैप्टर नंबर 7 से. चैप्टर नंबर 7 किस चीज का है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, उसमें है सेक्शन नंबर 92. नो व्हाट इज सेक्शन नंबर 92? तो सेक्शन नंबर 92 डील्स विद द एनुअल रिटर्न. तो एनुअल रिटर्न कंपनी ने बनाना है इन फॉर्म नंबर MGT 7. तो MGT 7 में कंपनी एनुअल रिटर्न भरती है. अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी दिया तो कंपनी सेक्रेटरी से उसको साइन करवा के लेना पड़ता है इन फॉर्म नंबर MGT 8. तो MGT 7 में कंपनी एनुअल रिटर्न बनाती है, MGT 8 में कंपनी एनुअल रिटर्न CS से सर्टिफाई करके लेती है, ऑथेंटिकेट करवा के लेती है, साइन करवा के लेती है. ठीक है, अब इस चीज में अमेंडमेंट हुआ है. रूल 92 सबसेक्शन 3, सॉरी सेक्शन 92 सबसेक्शन 3, द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. मतलब सबसेक्शन 3 पूरा का पूरा हटा के वहां पे ये सबसेक्शन डाल दो. Every company shall place a copy of annual return on the website of the company, if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board report. तो क्या बोला है कि कोई भी कंपनी हो उसने अपने एनुअल रिटर्न की कॉपी वेबसाइट पे डाल देनी है. मतलब एक एनुअल रिटर्न कंपनी बनाएगी, उसको अपने वेबसाइट पे डालेगी और उसका वेब लिंक कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट. अब बोर्ड रिपोर्ट किसमें बनाते हैं, सेक्शन नंबर 134 में बोर्ड रिपोर्ट है. तो बोर्ड रिपोर्ट में आपने क्या करना है, उसका वेब लिंक डाल देना है. अब पहले क्या था, तो सेक्शन 134 और 92. ओके, सेक्शन 92 की बात करो, सेक्शन 92 और सेक्शन 134. तो 92 में ये लिखा जाता था कि कंपनी ने क्या करना है, अपना एनुअल रिटर्न बनाना है. ठीक है, और एनुअल रिटर्न बना के उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिख देना है. सेक्शन 134 में जो बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं उसमें उसका एक्सट्रैक्ट लिखना है, समरी टाइप, उसको क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट लिखना है. सेक्शन 134 में ये बोलते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिटर्न जो अपने वेबसाइट पे लिखा, आपने अपलोड किया हुआ है, उसका वेब लिंक डालो. तो एक सेक्शन में बोला जाता है कि वेब लिंक डालो एनुअल रिटर्न का, और एक सेक्शन में उसी चीज को बोलते हैं कि आपने एक्सट्रैक्ट लिखना है बोर्ड रिपोर्ट में. तो ये दोनों सेक्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे. तो इस चीज को हटा के बोलते हैं कि सेक्शन 134 के लाइन में आप एनुअल रिटर्न में क्या कर दो, वेब लिंक डाल दो जिस वेबसाइट पे आपने क्या किया है, एनुअल रिटर्न अपलोड किया हुआ है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं अमेंडमेंट को. सेक्शन 92 सबसेक्शन 3. So every company shall place a copy of annual return on the website of the company, if any, and web link. अब इसके जगह पे क्या हुआ करता था, देखते हैं नीचे इसकी जगह पे क्या हुआ करता था. इसमें नहीं दिया हुआ है, चलो इसकी जगह पे क्या हुआ करता था, दैट कंपनी हैज टू गिव एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन बोर्ड रिपोर्ट. ऐसा लिखा जाता था, लेकिन इस चीज को हटा के अभी उन्होंने क्या लिख दिया है, द वेब लिंक ऑफ सच एनुअल रिटर्न शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट. अगर कंपनी ने वेबसाइट पे क्या कर दिया है, एनुअल रिटर्न डाल दिया.
अगर कंपनी वेबसाइट पे अपना एनुअल रिटर्न नहीं डालेगी तो कंपनी को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न को बोर्ड रिपोर्ट में लिखना है, अगर उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला है तो ये हो गया आपका सेक्शन 92 का अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है आपके मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, अगेन एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, सेम लाइन पे ये अमेंडमेंट रूल 12 में भी डाला हुआ है, इसको आप एक बार होमवर्क करके जरूर पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 135 में। तो सेक्शन 135 डील कर रहा है आपके, बोलो कौन से चैप्टर से, ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट सेक्शन अमेंडमेंट लेक्चर। तो चैप्टर नंबर 9 में अकाउंट्स ऑफ द कंपनी क्या लिखा है देखो। नाउ इन आइटम नंबर 6, अब ये शेड्यूल 7, अब व्हाट इज शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से एक्टिविटीज shall be considered as a CSR activity। What is CSR? आपको पता है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कंपनी क्या करेगी जिसको हम लोग CSR मानेंगे? कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो वो CSR नहीं है। शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटी बताई गई है कंपनीज एक्ट के, उस शेड्यूल की जितनी भी बातें हैं उसमें से अगर कोई बात कंपनी करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CSR एक्टिविटी बोलेंगे, और उसका ही डिडक्शन 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उसको हम लोग अलाउ करेंगे, डिडक्टेबल आइटम है। अब उसमें आया अमेंडमेंट इन आइटम नंबर 6, मतलब शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 6 में आफ्टर द वर्ड्स वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट द वर्ड्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस या CAPF एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स CPMF, वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज शैल बी इंसर्टेड। मतलब जो आपका आइटम नंबर 6 हुआ करता था उसमें वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट इतना ही लिखा जाता था, उसके आगे आप ये ऐड कर दो। तो देखते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ है और कहां पे हुआ है। तो आपका ये रहा चैप्टर नंबर शेड्यूल नंबर 7 सेक्शन नंबर 135 का, उसमें बताया गया है कि आइटम नंबर 6, ये रहा आइटम नंबर 6, आइटम मतलब कंपनी अगर ये कर रही है तो आपको CSR एक्टिविटी करके कंसिडर होगा। मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ, मतलब अगर मान लो कोई कंपनी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स यानी कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत समय सब्सटेंशियल टाइम उन्होंने उस आर्म्ड फोर्सेस में बिताया है, या फिर वॉर विडोज यानी कि जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस है उनकी विधवा पत्नियां जो है उनके बेनिफिट्स के लिए अगर आपने कुछ किया है, या फिर उनके डिपेंडेंट उनके बाल बच्चे हो उनके लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो, उनके बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो CSR माना जाएगा। लेकिन इसके एडिशन में उन्होंने और कुछ ऐड किया है, ये नया वाला है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, यानी कि आपने कुछ सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए के बेनिफिट के लिए अगर आपने कुछ किया तो वो भी CSR है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के बेनिफिट, उनके वेटरन्स मतलब कि उनके मान लो कोई रिटायर हो चुके हैं उनसे, मतलब उस CPMF से कुछ रिटायर हो गए लोग, उन्होंने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम जो है उन्होंने उस सर्विस में दिया है, उनके बेनिफिट के लिए आपने कुछ किया तो वो भी CSR है। या फिर उनके डिपेंडेंट्स किसके, CAPF या CPMF, या फिर उनके डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग देयर विडोज, और उनके विडोज के लिए अगर उनके बेनिफिट के लिए आपने कुछ किया तो वो आपका CSR एक्टिविटी माना जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ये नया अमेंडमेंट है और CSR में हालांकि ये इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट एरिया है जहां से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट अमेंडमेंट फॉर द आइटम 9 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पूरा आइटम 9 का आइटम 9 क्या हो चुका है, खारिज होके ये उसमें डाला गया है। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and medicines founded by central government or state government or public sector undertaking or any agency of central government or state government and, मतलब आइटम नंबर 9 की जगह पे आपने ये वाला 9 डालना है। देखते हैं आइटम नंबर 9 में वही आया कि नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज होके कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो अगर मान लो किसी रिसर्च फाउंडेशन को अगर आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे कि वो किस चीज में रिसर्च कर रहे हैं, साइंस की चीज में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, विच इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप ऐसे किसी भी रिसर्च फाउंडेशन को डोनेशन देके कंट्रीब्यूशन करके आप डिडक्शन नहीं लेंगे। आप ऐसे ही रिसर्च फाउंडेशन को डोनेशन देना जो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU या उनके कुछ एजेंसी से क्या है, फंडेड है। मतलब मान लो मैंने उसको डोनेशन दिया, एक रिसर्च फाउंडेशन है, उनको डोनेशन दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनके एजेंसी से फंडेड नहीं है, उनको फंड नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
तो इसको किया हुआ डोनेशन मेरा क्या नहीं हो जाएगा, सीएसआर नहीं हो जाएगा। उसके लिए कुछ ऐसी रिसर्च फाउंडेशन को मैंने ढूंढना है, ओके, कुछ ऐसी रिसर्च फाउंडेशन, ओके, जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है या स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है या उनके एजेंसी से फंडेड है, उनको करूंगा तो ही मुझको सीएसआर अलाउ करेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट। बी, पॉइंट नंबर बी, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो पब्लिक फंडेड है, आईआईटीज, नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज एस्टैब्लिश अंडर द एटॉमिक एनर्जी ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो ये अमेंडमेंट बी पॉइंट में कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, ये बस उन्होंने ऐड किया है। आईआईटी वगैरह जो है वो पिछले बारी अमेंडमेंट जो है नवंबर 20 के अमेंडमेंट जो है उसमें ये ऐड कर दिया था। इसमें बस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को आप डोनेशन वगैरह दे रहे हो तो वो भी आपके सीएसआर में माने जाएंगे। नेक्स्ट वन है सीएसआर पॉलिसीज के रूल्स में अमेंडमेंट है। रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज ई, मीनिंग ऑफ सीएसआर पढ़ते हैं। सीएसआर पॉलिसी रिलेट्स टू एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द एरियाज सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 6, मतलब शेड्यूल 6 में आप कुछ करोगे तो वो सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी। टू द एक्ट एंड एक्सपेंडिचर देयरऑन एक्सक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द परस्यूएंस टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब अगर मान लो कोई कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी एज अ सीएसआर कर रही है तो वो सीएसआर नहीं है। जैसे मान लेते हैं लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय, ठीक है, तो लाइफ बॉय कंपनी है, वो क्या बनाती है, मान लो वो सैनिटाइजर बनाती है या फिर वो सोप बनाती है, सोप, लाइफ बॉय सोप। तो अगर मान लो लाइफ बॉय कंपनी क्या कर रही है, अपने सोप को मान लो उनका 10 रुपए का सोप टिकिया जो है 10 रुपए की आती है, अगर उन्होंने 6 रुपए में बेचा, ओके, जैसे कि अभी सब लोग अपनी सैनिटाइजेशन वगैरह इसमें बहुत कीन हो चुके हैं लोग, तो उन्होंने क्या कर दिया, 10 रुपए का साबुन 6 रुपए में बेचना चालू किया और बोला कि ये सैनिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए है और ये 4 रुपए का जो एक्सपेंडिचर हुआ है उनका, मतलब 4 रुपए जो डिस्काउंट उन्होंने दिया, वो जो उनका लॉस करवा के लिया, ये सीएसआर मान लो, तो हम लोग बोलेंगे ये सीएसआर नहीं है, बिकॉज ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लाइफ बॉय ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़ के कुछ एक्टिविटी किया तो उसको क्या मानेंगे, हम लोग सीएसआर मानेंगे। जैसे मान लो अपनी कंपनी है विप्रो, तो विप्रो ने लाइफ बॉय साबुन खरीद कर, विप्रो, लेकिन लाइफ बॉय ने खुद फोकट में बांटा हो या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में बांटा हो, वो आपका सीएसआर नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, अब ये नया है, ये अमेंडेड है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो लिखा है वहां पे, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ अ न्यू वैक्सीन, जो न्यू वैक्सीन बना रिसर्च में लगी हुई है, डेवलपमेंट में लगी हुई है, कोई ड्रग बना रही है, मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटिंग टू द कोविड-19। मतलब एक कंपनी है, जैसे मान लो अपनी कंपनी ना सीरम, तो एक कंपनी है सीरम, ये सुनो, ओके, जिसके अदर पूना वाला जो सीईओ है, अदर पूना वाला, तो उनका काम ही है वैक्सीन बनाना, ये सुनो, तो वो बहुत सारी जैसे पोलियो वगैरह के वैक्सीन जो होते हैं वो सीरम ही बनाती है। हो सकता है क्या कि दुनिया में जितने भी लोग हैं 60 to 70% जो छोटे छोटे बच्चे, इंक्लूडिंग यू एंड मी, आप लोगों ने इस सीरम का जो पोलियो का डोज किया हुआ है, 2 बूंद जिंदगी के, पता है ना आपको, तो सीरम जो है वो वैक्सीन बनाती है। अब ये कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही वैक्सीन बनाना है, लेकिन अगर ये कंपनी, अभी अमेंडमेंट को क्या लिखा है, अगर ये कंपनी रिसर्च कर रही है या डेवलपमेंट कर रही है किस चीज का, रिलेटिंग टू द वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस रिलेटिंग टू द कोविड-19, मतलब कोविड-19 के मेजर के लिए बढ़ावा देने के लिए सेंटर बातें लेकर के आई है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी है जो कोविड-19 के रिलेटेड वैक्सीन बना रही है, मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, और वो उनका क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब मेडिकल डिवाइसेस बनाना, वैक्सीन बनाना, ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, आपका सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा। आपको फोकट में या फिर फ्री में कुछ या फिर डिस्काउंट प्राइस में अपना कुछ सोप बांट रही है, तो वो क्या नहीं है, वो आपका सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो उनके नॉर्मल कोर्स में आता है, लेकिन यहां पे वो ड्रग बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली जो कंपनीज है, उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये कि अलग अलग डिसीजेस के लिए वैक्सीन बनाना। लेकिन कोविड-19 के लिए अगर वो कंपनी ओनली फॉर कोविड-19 का, ओनली फॉर कोरोना, तो कोविड-19 के लिए अगर मान लो वो कंपनी वैक्सीन बना रही है या फिर वो कंपनी ड्रग बना रही है और वो उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जरूर आता है, लेकिन उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो हम लोग क्या मानेंगे, सीएसआर मानेंगे। लेकिन
नहीं, ये बस 3 सालों के लिए बताया है, 2020-21, 2021-22, 2022-23, मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर में आप जितने भी खर्चे कर रहे हो, किसके लिए? वैक्सीन, ड्रग या फिर मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए, भले ही वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन वो आपका सीएसआर माना जाएगा, लेकिन ओनली फॉर 3 इयर्स। कंपनी 23-24 में कुछ करेगी तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। अब तक हो सकता है कंपनी, हो सकता है गवर्नमेंट करे, लेकिन आज के रूल्स के मुताबिक 3 सालों में अगर एक्सपेंडिचर कर रही है इसके ऊपर, तो वो सीएसआर माना जाएगा। Subject to the condition that such research and development activity shall be carried out in collaboration with any of the institution regulation mentioned in item 9। तो ऊपर जो हमने आइटम नंबर 9 में जो भी इंस्टीट्यूशन देखे, आईआईटी, ये वो सारे लोग जो है ना, उनके साथ, यानी कि गवर्नमेंट से मिल मिला के अगर मान लो कंपनी ऐसे कुछ रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है, मतलब कोई सीरम है, सीरम खुद अकेले कुछ डेवलपमेंट कर रही है, तो उसको वो क्या नहीं मिलेगा? बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सीरम गवर्नमेंट के साथ मिलके वो रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है तो उनको वो डिडक्शन मिल जाएगा। डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। तो कंपनी ने एनुअल रिटर्न में उसके सारी डिटेल देने की, हमने इस साल में क्या क्या किया और कितना कितना खर्चा किया। ये अमेंडमेंट हुआ है रूल नंबर 21E में। नेक्स्ट रूल नंबर 4, द एक्सक्लूजन फ्रॉम द एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी, द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द पर्सन ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी ओमिट। तो इस चीज के लिए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी जो उनको ओमिट कर रहे हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगा? यहां से निकल गया है। तो कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे खत्म हो गए आपके सारे अमेंडमेंट्स। आई होप अमेंडमेंट्स सारे आपके क्लियर है। अगर कुछ अमेंडमेंट नहीं समझिए तो इस वीडियो को उस जगह पे जाकर रोक देना और वहां से इस चीज को देख लेना, उस अमेंडमेंट को क्लियर करवा देना। और अगर उसमें से भी कुछ डाउट आपको आता है तो प्लीज मुझको कांटेक्ट करिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9921458345। आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, रिलेटिंग टू द लॉ, रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स डाउट, या फिर कोई भी लॉ का दूसरा डाउट है आपका, तो उसके लिए आप मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझको आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल फॉर योर ऑल डाउट्स एंड टू क्लियर दोस। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर क्लासेस के बारे में कुछ आपको कांटेक्ट करना है या फिर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए अपना दूसरा नंबर भी है, ठीक है ना, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका नंबर है 9206797979। तो ये 2 नंबर आपके लिए खुले हैं। फॉर लॉ रिलेटेड एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। फॉर एडमिशन इंक्वायरी ऑफ एनी क्लासेस यू कैन इंक्वायर ऑन दिस नंबर ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेंडमेंट लेक्चर। आई होप ये अमेंडमेंट लेक्चर आपके अमेंडमेंट्स को सही हिसाब से कवर कर चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन मे 2021, और फ्लाइंग कलर के साथ आप पास हो जाएंगे। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट में एग्जाम तो मिले, साथ साथ लॉ में भी आपको अच्छे मार्क्स मिले मे 2021 में। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज अपने आप को तंदुरुस्त रखिएगा, बिकॉज हमको एग्जाम देनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.